आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन कर्व की। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन कर्व से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शंस में ईपी कब 0 होता है, कब ग्रेटर देन 1 होता है, कब लेस देन 1 होता है, एमपीपी कब 0 होगा, टीपीपी कब मैक्सिमम होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टेज 1 में हमें ईपी ग्रेटर देन 1 होता है या स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में क्या होता है। सारी चीज़ बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट से मैं सारी चीज़ 1 बाय 1 सारी आपको यहाँ पे याद करवा दूंगा। कुछ भी चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही ग्राफ के अंदर से। बट इसको समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा प्रोडक्शन का। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे, प्रोडक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या, जैसे टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारा कर्व जो बनता है इन्हीं के बेसिस पे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इस टोटल प्रोडक्ट को कभी आपने देखा होगा टीपीपी भी बोलते हैं। तो टीपीपी क्यों बोलते हैं ये भी देखेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, टेक्निकल इफिशियंसी ऑफ फिक्स रिसोर्सेज। जो हमारे फिक्स रिसोर्सेज है उनकी टेक्निकल इफिशियंसी को इंडिकेट करता है। अब टेक्निकल इफिशियंसी क्या होती है, फिक्स रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये भी बताता हूं क्या होते हैं। तो पहले लिखो कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इट इंडिकेट्स द टेक्निकल इफिशियंसी ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेस। जो फिक्स रिसोर्सेस होते हैं उनकी टेक्निकल इफिशियंसी को इंडिकेट करता है। क्या अब यहाँ पे पहले बात करते हैं फिक्स रिसोर्सेस क्या होते हैं। वे रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस को हम फैक्टर भी बोलते हैं, इनपुट भी बोलते हैं। याद रखना रिसोर्सेस मतलब क्या, जिसको हम इनपुट बोलते हैं और हम उसको फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो फिक्स रिसोर्सेज क्या होते हैं या फिक्स इनपुट क्या होते हैं, वे इनपुट जो प्रोडक्शन के मतलब जो उत्पादन होता है उनके बढ़ने या घटने से इनमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, जैसे हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है तो फिक्स रिसोर्सेज जो होंगे वो फिक्स ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिक्स रिसोर्सेज में क्या आता है, जैसे हमारा लैंड हो गया, फार्म बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या है, फिक्स्ड रिसोर्सेज है। ठीक है, फिक्स्ड रिसोर्सेज है, फिक्स्ड इनपुट है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ इनमें कोई चेंजेस नहीं होता। अगर हमारा प्रोडक्शन पहले 10 क्विंटल था, 1 हेक्टेयर में आपका प्रोडक्शन अगर 10 क्विंटल था, ठीक है, अगले साल वही उसी 1 हेक्टेयर जमीन में आपका प्रोडक्शन 15 हेक्टेयर हो गया, तो क्या ये लैंड तो वही है, लैंड क्या है, 1 ही हेक्टेयर है। उसमें अगर फार्म बिल्डिंग भी बनी हुई है तो वही बनी हुई है 1 हेक्टेयर में, और आपने मशीनरी भी वही यूज की जो आपकी फिक्स थी। तो यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्शन पहले 10 था 15 हो गया, तब भी क्या हुआ, ये लैंड बिल्डिंग मशीनरी ये सारी आपकी आती फिक्स थी, इसमें कोई बदलाव नहीं आया कि भैया आपका जो प्रोडक्शन है 15 क्विंटल हो गया तो लैंड भी थोड़ी बढ़ गई, नहीं, वो सेम वही की वही रहेगी। इसको हम फिक्स्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं टेक्निकल इफिशियंसी की। टेक्निकल इफिशियंसी क्या होता है, टेक्निकल इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि मिनिमम इनपुट का यूज करके आप कितना आउटपुट ले सकते हो, उसके रेशियो को हम बोलते हैं टेक्निकल इफिशियंसी। ठीक है, मिनिमम इनपुट आपको, टेक्निकल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम इनपुट्स। मिनिमम इनपुट का यूज करके आपको क्या लेना है, मैक्सिमम आउटपुट। तो मिनिमम इनपुट का यूज करके आप कितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो उसको बोलते हैं टेक्निकल इफिशियंसी। एक होता है इकोनॉमिक इफिशियंसी। इकोनॉमिक इफिशियंसी क्या होता है, वहां पे बात आ जाती है कि मिनिमम कॉस्ट का यूज करके, कम से कम कॉस्ट लगा के आप क्या ले सकते हो, मैक्सिमम इनपुट लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, बट यहाँ इकोनॉमिक इफिशियंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकल इफिशियंसी का जिक्र हुआ है, तो क्या बात हुई, मिनिमम इनपुट की, और क्या हुई, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेज की इफिशियंसी मतलब जो इनपुट हमारे हैं, जो फिक्स्ड इनपुट हैं या वेरिएबल इनपुट, यहाँ टेक्निकल इफिशियंसी दोनों में आती है। टेक्निकल इफिशियंसी फिक्स्ड रिसोर्सेज की भी होती है, वेरिएबल रिसोर्सेज की भी होती है, बट यहाँ पे क्या जिक्र हुआ, फिक्स्ड रिसोर्सेज की। तो मिनिमम इनपुट का यूज करना है। मिनिमम टेक्निकल इफिशियंसी क्या है, मिनिमम इनपुट का यूज करके हम कितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, उसको टेक्निकल इफिशियंसी बोलते हैं। तो फिक्स्ड रिसोर्स में क्या आता है, लैंड बिल्डिंग और मशीनरी। तो ये तो हमारी फिक्स्ड है,
लैंड भी क्या है, एक रिसोर्सेज है, फिक्स्ड रिसोर्सेज है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो मिनिमम लैंड मतलब मिनिमम इनपुट का यूज करके हम जितना मैक्सिमम आउटपुट लेंगे उसको टेक्निकल एफिशिएंसी बोलते हैं। और ये जो इंडिकेट करता है, इसको कौन इंडिकेट करता है, टोटल प्रोडक्ट इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया, यहाँ क्या था टोटल प्रोडक्ट, इनके बीच में एक वर्ड क्या जुड़ गया, फिजिकल। ठीक है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। अब टोटल फिजिकल का मतलब सेंस क्या होता है कि अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, जब इसको आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, जब आपके टोटल प्रोडक्ट को, जो भी आपका प्रोडक्ट है, मान लो व्हीट का प्रोडक्ट है, कितना है, फिजिकल प्रोडक्ट की बात करोगे मतलब जैसे कि गेहूं 10 क्विंटल है, तो फिजिकल कब होगा, जब उसको आप यूनिट से रिप्रेजेंट करोगे। तो आप किसको क्या रिप्रेजेंट करोगे, जब उसको केजी में, क्विंटल में, टन में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, तब उसको हम बोलेंगे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपका टोटल प्रोडक्ट है उसको जब आप उसको क्या यूनिट में रिप्रेजेंट कर दोगे, जैसे 10 क्विंटल, 100 केजी, ठीक है, 1 टन, जब आप इसको यूनिट में रिप्रेजेंट कर दोगे मतलब उसकी फिजिकल क्वांटिटी बता दोगे, तब क्या हो जाएगा, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। जो आपका ग्राफ बनेगा प्रोडक्शन कर्व, उसमें ऊपर टीपीपी लिखा हो रहता है। टीपीपी का मतलब क्या, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, बट होता क्या है, वो टोटल प्रोडक्ट ही होता है। सेकेंड हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट को भी आप क्या लिखते हो, एपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट लिखते हो। क्यों लिखते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, तो यही कहानी है, जब हम उसको क्या करेंगे, यूनिट में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल, यहाँ वर्ड बीच में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल आउटपुट बटे इनपुट, टोटल आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, क्या होगा, रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट अपॉन में टोटल इनपुट, रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट टू टोटल इनपुट। जितना टोटल आउटपुट है, कितना इनपुट हमने लगाया, टोटल आउटपुट कितना मिला, उसके रेशियो को हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप जब ग्राफ में देखोगे तो एक आपको कर्व एपीपी का भी मिलता है, तो यहाँ पे ये पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, काफी इजी हो जाएगा। फिर आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को आप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हो। ठीक है, फिजिकल वर्ड जुड़ गया, मतलब कहानी वही है, जब हम उसको क्या करेंगे, यूनिट में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हो जाएगा। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन आउटपुट बटे चेंज इन इनपुट। एमपीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन आउटपुट बटे चेंज इन इनपुट। क्लियर है कि आपने मान लो यहाँ पे आप इरिगेशन ले लो, ये क्या है, इनपुट है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कोई भी क्रॉप ले लो, व्हीट ले लो, ये आपका क्या आउटपुट है। ठीक है, आपने 2 इरिगेशंस दी, ठीक है, 2 इरिगेशन अप्लाई की, आपका जो गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, मैं पर हेक्टेयर की बात कर लूँ तो 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, इतना हुआ। क्लियर। अब मान लो ये क्या बोल रहा है, चेंज इन इनपुट अपॉन चेंज इन आउटपुट, मतलब आप इनपुट में कितना यूनिट, 1 यूनिट चेंज करने पर आउटपुट में कितना चेंज होता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल मतलब क्या है, कितना चेंज हुआ। तो मान लो आप इनपुट में 1 यूनिट का चेंज कर दो, आपने 2 इरिगेशन की जगह क्या कर दी, 3 इरिगेशन कर दी, 3 इरिगेशन दे दी। 3 इरिगेशन देने पर आपका जो आउटपुट में क्या आया, मान लो ये 25 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गया। तो जो चेंजेस आया, ठीक है, पहले आपने 2 इरिगेशन दी थी तो 20 क्विंटल पर हेक्टेयर था, आपने क्या दी थी, 3 यूनिट चेंज करने पर, इनपुट में यूनिट का 1 यूनिट का चेंज करने पर आउटपुट में कितना चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, 3 इरिगेशन दोगे तो क्या होगा, 25 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाएगा। मतलब आपने जैसे ही क्या किया, इनपुट में चेंज किया, आउटपुट में भी चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्लियर है। ये फार्मूले सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि वाई ओपन एक्स क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट है डेल्टा वाई ओपन डेल्टा एक्स क्या है, तो है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट और समझना, उसके बाद हम ग्राफ पे आ जाएंगे। क्लियर है, ये सारी वैल्यूज आपको याद रखना है, इसी के बेसिस पे पूरा ग्राफ बनने वाला है। इसके अलावा आपको कुछ भी ग्राफ में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कॉन्सेप्ट पे, सिर्फ एक फार्मूले पे पूरा जो कर्व है आपको याद हो जाएगा, सिर्फ एक ही फार्मूले से।
और वो फार्मूला बनाने के लिए ये तीनों चीज अभी हमने पढ़ी है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, यही मेन एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे पूरा प्रोडक्शन फंक्शन कर्व जो है डिपेंड करता है। ठीक है, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है जब क्या होता है, एमपीपी मैक्सिमम होता है या टीपीपी 0 होता है, ये सारी चीजें। तो यहां पे हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम जनरली ईपी बोलते हैं, और यही वैल्यू आपको एग्जाम में पूछी जाती कर्व के अंदर, है ना, कि एमपीपी और एपीपी दोनों बराबर है तो एपी की वैल्यू कितनी होगी, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आप एक बार ग्राफ देख लोगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये होता है ईपी चेंज, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। ठीक है, आउटपुट, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में परसेंटेज चेंज हो रहा है तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन इनपुट। ठीक है, अगर आप में इनपुट के अंदर कुछ चेंजेस किया, परसेंटेज चेंज इन इनपुट में किया, तो क्या होगा, आउटपुट में भी क्या होगा, कुछ चेंजेस होगा। तो यहां हम इस डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन आउटपुट टू परसेंटेज चेंज इन इनपुट, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इलोबरेट करते हैं। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट मतलब क्या होगा, चेंज इन आउटपुट मतलब आउटपुट में कितना चेंज हुआ ओरिजिनल आउटपुट से इनटू 100। मान लो यहाँ पे ये 10 क्विंटल था, 10 से कितना हुआ 15, तो पहले 10 था, चेंज कितना हुआ 5 का, तो ऊपर लिखेंगे 5 का चेंजेस आया, वहां पे 15 नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहले 10 था अब 15 हो गया, चेंज कितना आया 5 का, तो ओरिजिनल कितना 10 और चेंज कितना हुआ 5। अपॉन में क्या आ जाएगा, चेंज इन आउटपुट अपॉन में आउटपुट इंटू 100। क्लियर? तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा ईपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा वाई अपॉन में वाई होल अपॉन में डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऊपर ले जाऊंगा, ये बटे में अभी होल बटे में इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये उल्टा होके गुणे में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो गुणा एक्स ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एक्स नीचे आ जाएगा। बटे में था, गुणे में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, ये डेल्टा डेल्टा वाली वैल्यू को एक तरफ ले रहा हूँ, डेल्टा डेल्टा वाली की वैल्यू को एक तरफ, ये हो गया डेल्टा वाई, ये हो गया डेल्टा एक्स, इंटू में हो गया एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, तो यहां पे देखो आपको एक चीज याद रखनी है, हमने क्या लिखा था, एपीपी का फार्मूला क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, एमपीपी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ये वैल्यू। इसलिए मैंने पहले आपको एपीपी, एमपीपी और टीपीपी पढ़ाया। यहां देखो ये क्या बन रहा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या बन रहा है, एमपीपी, तो मैं इसकी जगह एमपीपी लिख सकता हूं, ये हो जाएगा एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू एक्स अपॉन वाई। अब इसको देखो एक्स अपॉन वाई, ये भी कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है, एपीपी से वाई अपॉन एक्स उल्टा है, तो क्या करना, हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो वो वाई अपॉन एक्स एपीपी बन जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर मुझे उल्टा करना है तो एक के बटे में ले जाना पड़ेगा, किसी भी वैल्यूज को अगर पलटाना है, उल्टा करना है तो उसको एक के बटे में ले जाओ। तो ये तो हो गया हमारा एमपीपी, और इसको एक के बटे में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो वाई अपॉन एक्स क्या होता है, एपीपी होता है। तो यहाँ पे आपका ईपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमपीपी अपॉन में वाई अपॉन एक्स क्या होता है हमारा, एपीपी, तो ये हो जाएगा एपीपी। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला फाइनल क्या निकल के आया, इट इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट टू एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। और इसी के बेस पे जो ग्राफ के अंदर आप ईपी की वैल्यू पढ़ते हो ना, वो यहीं से निकल के आती है। अब आपको अपन ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ में आपको सारी चीजें 1 बाय 1, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड, आपको कोई भी चीज अलग से लिखने या याद करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ के अंदर ही सारी चीज आपकी हो जाएगी। क्लियर है? तो अब हम ग्राफ पे आते हैं मेन मुद्दे पर, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पे आपको ग्राफ में 3 चीज, मतलब एक चीज मेन आपको ध्यान में रखना है, प्रोडक्शन फंक्शन कर्व। इसमें 3 चीजें क्या, आपको सिर्फ ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया।
क्लियर है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये 0 से आपका क्या जाता है, ये टीपीपी, ये लाइन किसकी हो गई, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे आ गया आपका ये स्टेज फर्स्ट, ये स्टेज सेकेंड, और ये आपकी हो जाएगी स्टेज थर्ड। ये क्या हो जाएगी आपकी स्टेज, ये आपकी स्टेज हो जाएगी फर्स्ट, ये स्टेज हो गई आपकी सेकेंड, और ये स्टेज हो गई आपकी थर्ड। क्लियर है। अब यहाँ पे जो सेकेंड लाइन निकल के आएगी हमारी, वो क्या रहेगी, टीपीपी की। ये सेकेंड लाइन क्या आ जाएगी हमारी, टीपीपी की, और थर्ड लाइन हमारी क्या होगी, एपीपी की। थर्ड लाइन का क्या हो गई हमारी, एपीपी की। ये एमपीपी की हो गई और ये हो गई एपीपी की। बस ये आपको बनाना, इतना आपको बनाना आना चाहिए बस। ठीक है, कौन सी लाइन ऊपर रहेगी, कौन सी लाइन नीचे, कहां से क्रॉस होकर जाएगी, बस इतना सा आपको आना चाहिए, ये वाला ग्राफ। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सारा ऑटोमेटिकली आप यहां से निकालते जाओगे। बस ये आना चाहिए आपको। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे 0, ये हमारा क्या है, इनपुट लेवल है, और ये क्या है, आउटपुट लेवल है। ठीक है, इनपुट लेवल और आउटपुट लेवल। बस आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए कि एक लाइन जो हमारी जा रही है टीपीपी की है, दूसरी एमपीपी की थोड़ी सी ऊपर जाके फिर यहां से निकल रही है, और ये एपीपी की लाइन। ये लाइन, ये ग्राफ आपको बस याद होना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिकली यहाँ से सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी। कोई अलग से आपको कॉपी में से रटना नहीं है, बुक में से रटना नहीं है कि फर्स्ट स्टेज में ये होता है, सेकेंड स्टेज में ये होता है और थर्ड स्टेज में ये होता है, कुछ नहीं, बस ये ग्राफ पता होना चाहिए। सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, इरेशनल स्टेज। क्या बोलते हैं, इरेशनल स्टेज। और क्या बोलते हैं इसको, सब ऑप्टिमम, सब ऑप्टिमम स्टेज बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, इरेशनल स्टेज और सब ऑप्टिमम स्टेज बोलते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, तो जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, वो स्टार्ट कहां से होती है, यही आप पढ़ते हो ना कि पहली स्टेज कहां से होती है। तो देखो यहाँ पे हम कहां से चल रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज हो रही कहां से, 0 लेवल से। तो फर्स्ट स्टेज कहां से स्टार्ट होगी, 0 इनपुट लेवल से। देखो ये पहली स्टेज है, कहां से शुरू हो रही है, यहीं से शुरू हो रही है। तो फर्स्ट स्टेज जो हमारी है 0 इनपुट लेवल से स्टार्ट होती है, पहला आपका पॉइंट। आप चाहो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मैं जैसे बोलता जाऊंगा आपको लिखते जाना है। फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज को रेशनल स्टेज और सब ऑप्टिमम स्टेज भी बोलते हैं। अब ये स्टेज कहां से स्टार्ट होती है, तो 0 इनपुट लेवल से। देखो ये पहली स्टेज कहां से शुरू हुई, यहीं से शुरू हुई, तो 0 इनपुट लेवल से स्टार्ट होती है। क्लियर। यहां पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोला जाता है इस पॉइंट को, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां से क्या होगा, टीपीपी हमारा इंक्रीज तो होगा बट डिक्रीजिंग रेट से। तो 1 बाय 1 सारा हम समझेंगे। तो स्टेज फर्स्ट हमारी स्टार्ट हो रही कहां से, 0 इनपुट लेवल से स्टार्ट होती है, लिखते जाना। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, चलो मैं ही लिख देता हूं। जो स्टेज फर्स्ट है, मैं स्टेज फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ये 0 इनपुट लेवल से स्टार्ट हो रही है। स्टेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये 0 इनपुट लेवल से स्टार्ट हो रही है। क्लियर। दूसरी हम बात करते हैं कि यहां पे ये कौन सी लाइन है, ये लाइन क्या है, एपीपी है, और ये लाइन क्या है, एमपीपी है। तो यहां पे देखो क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहां पे एमपीपी ऊपर है, एपीपी नीचे। यहां पे क्या होगा, एमपीपी बड़ा होगा एपीपी से, यही समझ में आ रहा है ना, एमपीपी बड़ा है एपीपी से, यहीं से समझ में आ रहा है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ में क्लियर समझ में आ रहा है, एपीपी की लाइन ऊपर है, एमपीपी की नीचे, एपीपी की नीचे मतलब यहाँ पे एमपीपी बड़ा है एपीपी से। क्लियर। अब मुझे ये बात बताओ, अभी हमने ईपी का फार्मूला यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा, एमपीपी अपॉन में एपीपी, ये फार्मूला पढ़ा। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है पहली स्टेज के अंदर, कि यहाँ पहली स्टेज में एमपीपी बड़ा है एपीपी से। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे एमपीपी मान लेता हूँ, बड़ा है मतलब यहाँ पे एमपीपी की वैल्यू अपन ने, एमपीपी बड़ा है मतलब एमपीपी की वैल्यू 4 मान ली और इसकी वैल्यू मान ली 3। ठीक है,
हमने यहाँ क्या मान ली, एमपीपी की वैल्यू 4 मान ली और एपीपी की वैल्यू 3 मान ली, तो यहाँ पे ईपी क्या निकल के आ रहा है आपका 1.33, मतलब ईपी क्या हो रहा है आपका, यहाँ से समझ में क्या आ रहा है आपको, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे पहली स्टेज में आपका क्या होगा, ईपी जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है, ये वैल्यू आपको याद करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है, अभी हमने यही तो पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन में कि एमपीपी अपॉन में एपीपी क्या होता है, एमपीपी अपॉन में एपीपी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ईपी होता है। तो जब ईपी एमपीपी बड़ा है एपीपी से फर्स्ट स्टेज में, तो ईपी भी क्या होगा, बड़ा होगा। नहीं समझ में आता है तो यह फार्मूले में वैल्यू रख के निकाल लेना। एमपीपी बड़ा है तो कोई भी बड़ी वैल्यू मान लो, एपीपी छोटा है उससे छोटी वैल्यू मान लो, यहाँ पे डिवाइड कर ले, देख लो 1 से ज्यादा ही आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईपी आपका 1 से बड़ा होगा। क्लियर। दूसरी चीज, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो गया हमारा कि ईपी बड़ा होगा 1 से, एमपीपी बड़ा है तो ईपी भी बड़ा है, याद रखना। जहां जहां एमपीपी बड़ा होगा ईपी बड़ा होगा। क्लियर है, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। यहां पे एमपीपी क्या हो रहा है, एमपीपी क्या हो रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो एमपीपी क्या हो रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक तो इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद क्या है, डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है। तो ये पॉइंट आप लिखोगे कि एमपीपी जो है इंक्रीज हो रहा है अप टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इंक्रीज अप टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट, देन डिक्लाइन। उसके बाद क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, ग्राफ में क्लियरली जो हमें दिख रहा है वही हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो एमपीपी क्या हो रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक तो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो यही लिखा हमने, एमपीपी इंक्रीज हो रहा है अप टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक और फिर डिक्लाइन होना शुरू कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और क्या हो रही है कि यहाँ पे टीपीपी भी क्या हो रहा है, ये टीपीटीपी की लाइन है, तो यहाँ पे टीपीपी जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टीपीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। कहां तक, अप टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट। टीपीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से अप टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक। इस पॉइंट तक जो है टीपीपी जो है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। कहां तक, अप टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये क्या हो रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक। यहां पे जो टीपीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, कहां तक, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक। क्लियर है। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद देन उसके बाद इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद जो है टीपीपी इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। यहां पे क्या होगा, ये इसके बाद जो है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। यहां पे इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। फर्स्ट स्टेज में इतनी कहानी आपको समझ में आ रही है, क्लियर है। फर्स्ट स्टेज में क्या था, 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे एमपीपी बड़ा है एपीपी से, इसलिए ईपीपी क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। कैसे आया, ये फार्मूला लगा के निकाला हमने। फिर यहाँ पे देखो एमपीपी इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक, उसके बाद डिक्लाइन हो रहा है। टीपीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, कहां तक, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक, उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि फर्स्ट स्टेज में एपीपी जो है, एपीपी यहाँ पे क्या हो रहा है, एपीपी जो है थ्रू आउट द जोन, पूरे फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज पूरे के पूरे फर्स्ट स्टेज में एपीपी इंक्रीज ही हो रहा है। देखो पूरे फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। तो एपीपी इंक्रीज थ्रू आउट द जोन, पूरे जोन में एपीपी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये 6 पॉइंट्स आपको सीधे सीधे यहाँ से फर्स्ट स्टेज से निकल के आते हैं। फर्स्ट स्टेज को हमने रेशनल और सब ऑप्टिमम जोन बोला है, क्या बोला है, सब ऑप्टिमम जोन बोला है। ये जोन, इसको इकोनॉमिकली फिट नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इनपुट देना स्टार्ट ही किया है। ठीक है, प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज तो हो रहा है बट हमने यहाँ इनपुट देना स्टार्ट ही किया है। हमारी मैक्सिमम या ऑप्टिमम लिमिट अभी नहीं आई है कि कहाँ हमें इनपुट को रोकना है, तो ये इकोनॉमिकली फिट नहीं है, इसलिए इसको सब ऑप्टिमम बोला जाता है। ठीक है, इस सब ऑप्टिमम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जोन हमारा है इकोनॉमिकली फिट नहीं है। क्लियर। तो समझ में आ गया ना कि 0 लेवल से स्टार्ट हुआ। अब ये पॉइंट जो जोन है हमारा, ये खत्म कहाँ हो रहा है, इंड कहाँ हो रहा है, ये जोन हमारा इंड कहाँ हो रहा है। तो देखो कहाँ पे इंड हो रहा है, यहाँ इंड हो रहा है। इंड कहाँ हो रहा है, जहाँ पे एमपीपी और एपीपी मिल रहे हैं।
मतलब क्या होगा यहाँ पे एमपीपी और एपीपी क्या होंगे, बराबर होंगे। एमपीपी और एपीपी बराबर होंगे, वहां पे क्या होगा, इंड दिस जोन, ये जोन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये जोन कहाँ पे इंड हो रहा है, जहां पे एमपीपी और एपीपी बराबर हो रहे हैं। और जब एमपीपी और एपीपी बराबर हो रहे हैं तो यहाँ पे ईपी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ जहां ये फार्मूला आप लगाओ, एमपीपी अपॉन एपीपी होता है, जब दोनों बराबर है मतलब ये भी 3 है ये भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल करोगे 1 आएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जहां एमपीपी और एपीपी बराबर होते हैं वहां पर ईपी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 हो जाएगी। क्लियर है, ईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। कोई भी वैल्यू आपको यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझ जैसा। क्लियर है, सारी चीज 1 बाय 1 हम क्लियर कर रहे हैं। तो ईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेज कहां पर खत्म हो रही है, तो ऑप्शन आ जाएगा ईपी इक्वल टू 1, एमपीपी बराबर एपीपी, ठीक है, दोनों ए और बी दोनों, और नन ऑफ दिस। तो आपको दोनों पे टिक करना है, क्यों, क्योंकि ये पहला जोन कहां पे खत्म हो रहा है, जहां पे एमपीपी और एपीपी बराबर है, तभी तो ईपी की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये दोनों पॉइंट यहां पे करेक्ट आएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आपको रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब, ठीक है। सिर्फ ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ का शेप क्या है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं, रेशनल स्टेज बोलते हैं या ऑप्टिमम स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं या ऑप्टिमम, ऑप्टिमम जोन बोलते हैं इसको। सेकेंड स्टेज को रेशनल जोन या ऑप्टिमम जोन बोलते हैं। क्यों ऑप्टिमम जोन बोलते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए क्या होगा, इकोनॉमिकल फिट होगा। इसी जोन में क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा। इसी जोन में एमपीपी 0 होगा, सारी चीजें। तो कैसे हम सेकेंड स्टेज को, कैसे यहाँ पे सारी चीज हम देखते हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि सेकेंड स्टेज स्टार्ट कहां से हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है। तो देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, जहां पे एमपीपी और एपीपी की वैल्यू बराबर हो रही है वहां से सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो रही है। देखो यहाँ पे ये जहां फर्स्ट स्टेज खत्म हुआ था, कहां पे खत्म हुआ था, जहां एमपीपी और एपीपी दोनों एक जगह पे मिल गए थे, आके मिल गए थे, और यहीं से हमारा दूसरा स्टेज स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, एमपीपी बराबर एपीपी, जहां पर एमपीपी बराबर एपीपी है, या मैं बोलूं कि ईपी इक्वल टू 1 है, वहां से ये सेकेंड जोन स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं इस जोन में हो क्या रहा है। सेकेंड जोन में, सेकेंड जोन में आप देखोगे अब यहां पे क्या है, ये एपीपी है और ये ब्लैक वाली लाइन क्या है, एमपीपी है। तो सेकेंड जोन में क्या हुआ, अब एपीपी बड़ा हो गया एमपीपी से, एपीपी वाली लाइन ऊपर है, एमपीपी वाली नीचे है, मतलब यहां पे अब क्या हो जाएगा, एमपीपी जो है लेस देन हो जाएगा एपीपी से। एमपीपी क्या है, यहाँ पे छोटा है एपीपी से। क्लियर। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे एमपीपी छोटा हो गया, एमपीपी छोटा हो गया मतलब एमपीपी 3 हो गया, एपीपी 4 हो गया, मतलब पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आपका जो ईपी है वो क्या हो जाएगा, वो भी लेस देन 1 हो जाएगा। ईपी आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड जोन में ईपी आपका लेस देन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन होगा सेकेंड जोन के अंदर या सेकेंड स्टेज में, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन या ईपी की वैल्यू होती है तो लेस देन 1 होगी। तो कैसे पता करना, हमको ये तो पता होना चाहिए कि सेकेंड स्टेज में एपी बड़ा होता है एमपीपी से। तो जब एपीपी बड़ा है तो यहाँ फार्मूले में आप वैल्यू रख के देख लो क्या आ जाएगा, 1 से कम आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एपी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। फोर्थ पॉइंट, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एमपीपी जो है पूरे जोन में, एमपीपी सेकेंड जो सेकेंड जोन है उस पूरे जोन में एमपीपी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एमपीपी यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज थ्रू आउट दी जोन। पूरे जोन में यहां पे एमपीपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और एपीपी क्या है, वो भी डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। यहां पे क्या होता है, एपीपी भी क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। फाइन हो जाएगा, एपीपी भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। एपीपी डिक्लाइन स्टार्ट कर देता है यहाँ पे, बट क्या हो रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्लियर है, एपीपी भी क्या होता है, यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेकेंड जोन की कंडीशंस बन गई। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक पॉइंट और आप ऐड कर लो कि यहाँ पे एमआर की जो वैल्यू इक्वल टू हो जाती है एमसी, मतलब मार्जिनल वैल्यू बराबर हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट के। क्यों हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट देखो,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जोन कहाँ पे इंड हो रहा है, ये जोन कहाँ पे इंड हो रहा है, सेकेंड जोन कहाँ पे इंड हो रहा है, जहाँ पे एमपीपी की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। देखो ये क्या आ गया, जीरो इनपुट पे आ रहा है, मार्जिनल फीडर प्रोडक्ट का आ गया, यहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो। तो ये इंड जो सेकेंड स्टेज हमारी खत्म कहाँ हो रही है, इंड कहाँ हो रही है, जहाँ एमपीपी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। जब एमपी की वैल्यू जीरो हो रही है तो यहाँ पे हमारी टीपीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे टीपीपी की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। यही तो हमको चाहिए था कि हमारा जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट मैक्सिमम हमको चाहिए। तो मैक्सिमम कब चाहिए, जब एमपीपी की वैल्यू जीरो होती है। इसलिए इस जोन को रेशनल जोन या ऑप्टिमम जोन बोलते हैं, या इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मार्जिनल रिवेन्यू बराबर मार्जिनल कास्ट कैसे आता है। यहाँ पे एमपीपी क्या हो गया, जीरो हो गया। एपीपी तो यहाँ पे क्या है, एपीपी तो अभी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एमपीपी क्या हो गया, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे एमपीपी की वैल्यू जीरो, और यहाँ एपीपी की कुछ भी रख दो, अभी वो पॉजिटिव है तो कुछ भी वैल्यू रखो। जीरो के अपन में कुछ भी होता है तो जीरो ही आता है। तो जब एमपीपी जीरो होगा तो इस पॉइंट पे आपकी ईपी की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कास्ट आ जाएगा। और ये कंडीशन कब होती है, जब ऑप्टिमम इनपुट यूज करते हैं और ऑप्टिमम आउटपुट हमें मिलता है। क्लियर है, तो ये सेकेंड स्टेज की कहानी हो गई। कहाँ से स्टार्ट हो रहा, एमपीपी बराबर एपीपी, तो यहाँ पे क्या आएगा, AP1 कैसे आया, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक, एमपीपी यहाँ पे पूरे जोन में डिक्रीज हो रहा है, एपीपी डिक्लाइन होना शुरू कर रहा है। मार्जिनल जो है रिवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल कास्ट के बराबर हो जाएगा। मार्जिनल रिटर्न जो है मार्जिनल कास्ट के बराबर होगा। यहाँ ये जोन कहाँ पे खत्म हो रहा, सेकेंड जोन कहाँ पे खत्म हो रहा है, जहाँ पे एमपीपी जीरो हो गया और टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, वहाँ पे ये जोन खत्म हो रहा है। इस जोन को इकोनॉमिक जोन कहते हैं। क्लियर है, इस जोन को इकोनॉमिक जोन कहते हैं। क्यों कहते हैं इकोनॉमिक जोन, क्योंकि यहीं पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल रहा है और मिनिमम फिजिकल या मिनिमम इनपुट यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्ट, मतलब यही यहाँ तक ही हमें इनपुट का यूज करना है। ये इनपुट वाली लाइन है, तो यहीं तक हमें इनपुट यूज करना है मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद अगर हम इनपुट इस लाइन में आगे यूज करते हैं, हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और ये इनपुट की जो कास्ट है हमारे लिए क्या होती है, हमें लॉस में ले जाती है, ना कि प्रॉफिट में। ठीक है, इन द सेंस ऑफ फार्मर। तो ये सेकेंड स्टेज की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं थर्ड स्टेज की। ठीक है, अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज को क्या कहते हैं, थर्ड स्टेज को फिर से क्या बोलते हैं, इरेशनल स्टेज बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, सुप्रा ऑप्टिमम। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं, सुप्रा ऑप्टिमम। मतलब यहां पे अब ऑप्टिमम की बात ही नहीं है, ये जो जोन है अनइकोनॉमिकल जोन है। अनइकोनॉमिकल, मैंने क्या बोला, ये इकोनॉमिकली फिट नहीं है, ये इकोनॉमिकली फिट है, मतलब इकोनॉमिकल जोन है। और ये क्या है, अनइकोनॉमिकल यूनिट, मतलब यहां पे आप अगर फार्मर्स को आप फ्री में भी रिसोर्सेज दे दोगे, चाहे इरिगेशन फर्टिलाइजर फ्री में भी दे दोगे, तब भी वो यूज नहीं करेगा थर्ड स्टेज के अंदर। क्यों, क्योंकि अगर वो यूज करता है तो उसका प्रोडक्शन डिक्रीज होगा और उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन उसका डिक्रीज होगा और उसको क्या होगा, लॉस होगा। एक तो इनपुट का लॉस भी झेलना पड़ेगा, दूसरा प्रोडक्शन भी कम। दो प्रकार के लॉस होते हैं थर्ड स्टेज में। क्या होगा, अगर वो इनपुट देता है तो, अगर वो थर्ड स्टेज यहाँ पे थर्ड स्टेज में इनपुट देता हो तो दो तरीके के लॉस होते हैं। पहला, एक तो उसको क्या करना पड़ेगा, इनपुट कास्ट बियर करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर उसने कुछ भी इनपुट दिया तो उसकी कॉस्ट तो लगेगी लगेगी। दूसरा क्या होगा, प्रोडक्शन भी या प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको डबल लॉस होगा थर्ड स्टेज में। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे फार्मर कि आप उसको फ्री में भी अगर रिसोर्सेज उपलब्ध करवाते हो तो भी वो उपयोग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उपयोग करेगा तो उसको क्या होगा, यहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि सेकेंड स्टेज को इकोनॉमिकली जोन भी, इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं, इसको अनइकोनॉमिकली बोलते हैं। ये इकोनॉमिकली फिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है बट मैक्सिमम लेवल पे नहीं गया है। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, सबसे पहली चीज, थर्ड स्टेज स्टार्ट कहां से होती है, सबसे पहली चीज थर्ड स्टेज स्टार्ट कहां से स्टार्ट हो रही है, जहां पे क्या हो रहा है,
MPP 0 और TPP मैक्सिमम हो रहा है, वहाँ से क्या हो रही है, ये थर्ड स्टेज स्टार्ट हो रही है। और क्या आ सकता है, जहाँ पर EP 0 होता है, जहाँ पर EP 0 होता है, इसी पॉइंट पे 0 होता है, जहाँ पर या तो MPP 0 है या मैक्सिमम है या EP 0 है, इन तीनों पॉइंट से हमारा थर्ड जोन है स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है। थर्ड जोन में क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड जोन में देखो, अब यहाँ पे MPP जो है इस लाइन के नीचे आ गया, इस लाइन के नीचे आ गया, यहाँ तो 0 था, 0 के भी नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे MPP क्या हो जाता है, MPP जो है वो नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, MPP नेगेटिव हो जाता है। APP क्या होता है, जोन डिक्लाइन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, APP तो क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, APP यहाँ से डिक्रीज तो हो रहा है, बट क्या रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि MPP नेगेटिव चला गया तो ये TPP देखो कर्व इस तरफ नीचे आने लगा, मतलब यहाँ पे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। कैसे, इंक्रीजिंग रेट से। जो हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है ये TPP, अब ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा इंक्रीजिंग रेट से, मतलब जितना आप और इनपुट बढ़ाते जाओगे आपका प्रोडक्शन और कम होता जाएगा। ठीक है, और वो भी इंक्रीजिंग रेट से कम होता जाएगा। क्लियर है। यहां पे क्या होता है, ये जो मार्जिनल रिटर्न है वो ग्रेटर देन हो जाता है मार्जिनल लेस देन हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट से। तो रिटर्न कम हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट से, कॉस्ट आपकी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, EP की वैल्यू क्या होगी थर्ड स्टेज में, पूछा जाता है। ठीक है, EP की वैल्यू क्या होगी थर्ड स्टेज में। तो जैसे हमने अभी क्या बताया, यहाँ पे MPP आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव। मान लो यहाँ पे नेगेटिव -4 वैल्यू, TPP आपका पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव मान लो 2 ले लो। तो आप इसको कुछ भी डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव ही आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव ही आ रही है। मान लो नेगेटिव -2 आया, EP की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। -2 कहाँ होता है, ये 0, ये 1 और 2, तो ये -1 और -2 मतलब 0 के इधर होता है, 0 के इधर होता है। तो यहाँ पे आपकी EP की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है। थर्ड स्टेज में आपकी EP की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 0, मतलब वो भी नेगेटिव हो जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन वो भी 0 हो जाती है। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि MPP नेगेटिव है तो MPP की वैल्यू यहाँ रख के देख लो, माइनस की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, नीचे APP तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू रख के देख लो, कैंसिल करोगे जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, और माइनस हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो EP की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कर्व का, कैसे हमने शुरू से स्टार्ट किया और इसको हम लास्ट तक ले गए। EP की वैल्यू कौन से जोन में ग्रेटर होती है, कौन से जोन में लेस देन होती है और कौन से जोन में नेगेटिव चली जाती है। यहाँ पे यह भी पूछा जाता है कि EP 1 कब होती है, जब MPP AP बराबर होता है या फर्स्ट स्टेज खत्म होती है या सेकेंड स्टेज शुरू होती है। EP कब 0 होती है, जब सेकेंड स्टेज खत्म होती है, थर्ड स्टेज शुरू होती है, या MPP 0 होता है या TPP मैक्सिमम होता है, वहां पे EP की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ।